friends, welcome back to our channel. So today we are starting with the new chapter. The name of the chapter is Periodic Classification of Elements. Now before starting with this chapter, let me tell you कि इस चैप्टर में केवल एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं लगेगी, साथ में ही हम इस चैप्टर की प्रॉपर मैपिंग करते जाएंगे, बहुत अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है. नाउ सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ. बुक में फिर हम रीड करेंगे बाद में, पहले खुद समझते हैं. नाउ वी नो दैट तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इस चैप्टर की जो शुरुआत है, जो स्टार्टिंग है, वो इस बात से हुई है कि क्या है ये एलिमेंट्स, व्हाट आर दीज एलिमेंट्स. तो आपने ये ज़रूर पढ़ा है कि जितने भी सारे मैटर्स हैं या तो वो एलिमेंट्स की फॉर्म में है या फिर वो कंपाउंड्स की फॉर्म में है या फिर वो मिक्सचर्स की फॉर्म में है. ये आपने ज़रूर पढ़ा है. अब हमें जो स्टडी करनी है वो केवल एलिमेंट्स की करनी है. तो शुरुआत ये होती है कि एलिमेंट्स क्या हैं, कौन से तरह के मैटर्स स्पेसिफिकली एलिमेंट्स कहलाते हैं. तो वो मैटर्स जिसमें केवल और केवल एक ही तरह के का एटम प्रेजेंट रहे तो वो एलिमेंट है. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक एल्यूमिनियम की शीट उठाई और मैंने देखा कि इसमें केवल एल 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 ही लिखा था. तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो मैटर है ये एलिमेंट कहलाया. और चूंकि आपको पता है कि एल दैट इज नथिंग बट एल्यूमिनियम, तो ये जो मैटर है इट इज एन एलिमेंट. द नेम ऑफ द एलिमेंट हियर इज एल्यूमिनियम. ये भी आपको पता चल गया. चलो, तो ये तो बहुत ही स्टार्टिंग थी इस चैप्टर की, इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का. अब यहाँ पे क्या है बात इम्पोर्टेंट कि ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है. पीरियोडिक पार्ट में बाद में जाएंगे, पहले क्लासिफाई का मतलब समझते हैं. क्लासिफाई का मतलब होता है अरेंज करना. क्या मतलब है? अरेंज करना. इसका मतलब है टू अरेंज. अब ये भी आप लोग जानते हो कि जितने भी सारे आपके पास मैटर्स प्रेजेंट है, जितने भी सारे आपके पास चीज़ें, सब्सटेंसेस, ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं, उन सभी को आपने अरेंज करा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक दुकान पे गए, आप एक ग्रॉसरी शॉप पे गए, तो ग्रॉसरी शॉप पे आपको खाने पीने की चीज़ें दिखेंगी, आपको सोप दिखेंगे, साबुन दिखेंगे. आपने कहा कि भैया मुझे साबुन दिखाइए, तो कहेंगे कि अच्छा इस वाले शेल्फ में साबुन रखे हैं. अब वो आपसे पूछेगा कि आपको कौन से साबुन देखने हैं, बाथिंग सोप देखने हैं या फिर वॉशिंग सोप. तो आप कहेंगे कि मुझे तो बाथिंग सोप चाहिए, तो वो आपको बाथिंग सोप का एक अलग, एक सेपरेट हिस्सा दिखा देंगे. तो आपने देखा कि क्लासिफिकेशन तो हम हर जगह देखते हैं. क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन भी वैसे ही इंपॉर्टेंट है. देखो, अभी तक टिल डेट 118 एलिमेंट्स हैं जो कि हमें पता है, आर नोन टू अस. टिल डेट 118 एलिमेंट्स आर नोन टू अस. ठीक है. टिल डेट 118 एलिमेंट्स हैं जो हम जानते हैं, आर नोन टू अस. ठीक है. इन 118 एलिमेंट्स में से जो 94 एलिमेंट्स हैं वो क्या है आपके? नेचुरली अकरिंग है. ठीक है, वो नेचुरली अकरिंग है. तो इन 118 में से 94 एलिमेंट्स क्या है? नेचुरली अकरिंग है, नेचर में मिलती है. एंड द रेस्ट आर आर्टिफिशियली मेड, लेबोरेटरीज में तैयार किए जाते हैं. तो ये आपको एलिमेंट्स के बारे में कुछ चीज़ें पता चली हैं अभी तक. अच्छा, अब क्लासिफाई क्यों किया गया एलिमेंट्स को? तो सीधी सी बात है यार, 118 एलिमेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी होंगी, क्योंकि केमिस्ट्री इज नॉट ओनली नोइंग अबाउट द एलिमेंट्स, इट इज ऑल्सो द रिएक्शंस दैट विल टेक फर्दर.
ठीक है, जो रिएक्शंस होंगे आगे। अगर आपको प्रॉपर्टीज की एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज ही नहीं पता होंगी, इफ यू विल नॉट बी एबल टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, तो आप आगे चल करके ये कैसे बता सकोगे, ये कैसे पता लगा सकोगे कि वो एलिमेंट किस तरह से दूसरी चीजों के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो इस तरह से हम सीधी सी बात ही कहते हैं दैट टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स वी नीड टू क्लासिफाई देम, उन्हें क्लासिफाई करना पड़ा हमें। ठीक है, अब इतनी चीज को हम समझ चुके हैं, एनसीईआरटी की रीडिंग लगाते हैं क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। सो इन क्लास 9th आपने पढ़ा था दैट मैटर अराउंड अस इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, एंड एलिमेंट्स कंटेन एटम्स ऑफ ओनली वन टाइप। अब आप बताओ कितने एलिमेंट हैं जो कि आज तक हमें पता है, तो एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट हैं जो कि नोन टू हैं, जिन्हें हम जानते हैं। इनमें से 94 क्या है, नेचुरली अकरिंग है। As different elements were being discovered, scientists gathered more and more information about the properties of these elements. They found it difficult to organize all that was known about the element. तो साइंटिस्ट लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही थी कि यार हर बार एक नया एलिमेंट डिस्कवर हो रहा है, हर बार उसकी की नई प्रॉपर्टी है, तो हम कैसे याद रखेंगे। सो दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम पैटर्न इन देयर प्रॉपर्टीज। उन्होंने कोशिश की कि चलो अब हम क्या करते हैं, एक जैसे एलिमेंट जिनकी एक जैसे पैटर्न की प्रॉपर्टीज हो, जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हो, उनको एक साथ रख देते हैं। ठीक है, और जो अलग हैं उनको अलग रखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि प्रॉपर्टी जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उनको क्लासिफाई करना शुरू कर दिया। ना मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ द क्यूज, इसमें भी वही चीज़ है जो अभी इंट्रोडक्शन में देखी थी कि वी नो दैट वेरियस थिंग्स आर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। लिविंग बींग्स का भी तो क्लासिफिकेशन है, हम प्लांट्स कहते हैं, हम एनिमल्स कहते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स के हमने क्लास 9th में एक चैप्टर था उसमें डिफ्रेंसिएशन भी देखे थे। तो प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो भी अलग अलग तरह के लिविंग बींग्स हैं। आप वेरियस थिंग्स उठा लो, और आप दूर क्यों जाते हो ज़्यादा, आप तो अपने हर दिन घूमते ही रहते हो, मार्केट में जाते ही रहते हो। तो ग्रोसरी शॉप पर जब आप जाते हो आप देखते हो कि बिस्किट्स अलग रखे हैं और साबुन अलग रखे हैं। साबुनों में भी जो बाथिंग सोप्स है एंड वॉशिंग सोप्स है, दे आर स्टैक्ड सेपरेटली, दे आर केप्ट सेपरेटली। ठीक है, सिमिलरली साइंटिस्ट मेड सेवरल अटेम्प्ट टू क्लासिफाई एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, और इस तरह से उन्होंने एक अरेंजमेंट निकाला आउट ऑफ द क्योस। और यही है आपका पूरा चैप्टर का थीम, और आप ये कह सकते हो पूरी केमिस्ट्री इस चीज़ पर ही बेस्ड है, टू मेक द ऑर्डर आउट ऑफ द क्योस। इतना भीड़ भड़क्का है एलिमेंट्स का, हमें क्या करना है, हमें जो एलिमेंट्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन करनी है। हमें एक प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक साथ रखना है और अलग प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को उनसे अलग रखना है, यही है पूरी कहानी। ठीक है, अब मैं शुरू कर रही हूँ डॉबरेनियर्स ट्रायड से। तो कहानी शुरू हुई डॉबरेनियर के ट्रायड से। डॉबरेनियर जिनका पूरा नाम है जॉन वॉल्फगैंग, ऑल्दो आपसे कोई नहीं पूछेगा ये नाम, लेकिन आप जैसे कि सभी साइंस पढ़ रहे हैं, फॉर अ टेम्पोररी पीरियड यू ऑल आर द साइंस स्टूडेंट्स, तो आपको साइंस की तह तक जाना होगा। ठीक है, जॉन वॉल्फगैंग डॉबरेनियर। ठीक है, अब शुरुआत हुई कहानी की 1817, दैट इज ईयर 1817। तो इस साल साइंटिस्ट जॉन वॉल्फगैंग डॉबरेनियन ने कहा कि मैं एलिमेंट्स को क्लासिफाई करूंगा। अब इन्होंने क्या किया, एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को या सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक साथ रखना शुरू किया। तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं जिनकी एक जैसी प्रॉपर्टीज है ना। तो ऐसे ही अलग अलग ग्रुप्स बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, और ऐसे ही जितने सारे ग्रुप्स बन रहे थे तो उनमें जितने भी सारे एलिमेंट्स थे वो एक जैसी
प्रॉपर्टीज वाले थे। और उन्होंने ये भी देखा कि जो सर एक जैसे प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट थे वो तीन तीन थे, यानी कि जो बॉक्सेस बन रहे थे उनमें तीन एलिमेंट्स ही आ रहे थे। ये एकदम इत्तेफाक था कि उन्होंने एक बॉक्स बनाया, उसमें एक जैसे प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट डाले, फिर उन्होंने दूसरा बॉक्स बनाया, उसमें भी एक जैसे प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट डाले। तो वो देखते हैं कि जितने सारे बॉक्सेस बन रहे हैं उनमें ले दे करके तीन एलिमेंट्स ही हैं जो जा रही हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने तीन एलिमेंट्स दिखा दिए, यहाँ पे मैंने तीन एलिमेंट्स दिखा दिए, इस तरह से उन्होंने बॉक्सेस बनाए। फर्दर उन्होंने जब ऑब्जर्वेशंस करी तो उनकी एक बहुत ही बड़ी ऑब्जर्वेशन थी, एक ऑब्जर्वेशन थी और आप लोग पूछेंगे कि क्या ऑब्जर्वेशन थी, तो मैं आपको बताती हूँ क्या ऑब्जर्वेशन थी। मान लो मैं इसे उठा लिया, इस बॉक्स को, और इसमें तीन एलिमेंट्स लिखे ए बी सी। मैंने ए का एटॉमिक मास लिखा, बी का एटॉमिक मास लिखा, सी का एटॉमिक मास लिखा। पूरा ही लिख देते हैं। ठीक है, ए का एटॉमिक मास लिखा, बी का एटॉमिक मास लिखा, सी का एटॉमिक मास लिखा, और ऐसे लिखा दैट इट वाज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस। सभी एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज किया इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यानी कि जो एटॉमिक मास है वो इस तरह से बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे छोटा इस बॉक्स में किसका एटॉमिक मास होगा? सबसे छोटा एटॉमिक मास होगा इसका, और सबसे बड़ा होगा इसका, इसका स्मॉलेस्ट और इसका बिगेस्ट। और ये बीच का है जो कि मिड मिड में है, मध्य में है। ठीक है, अब क्वेश्चन आप लोग ये पूछेंगे कि ठीक है इतना हमको समझ में आ गया, लेकिन हम करें क्या? इसका एटॉमिक मास इंक्रीजिंग में डाल दिया तो समझ गए हम क्या है फिर आगे। ऑब्जर्वेशन क्या हुई? ऑब्जर्वेशन ये हुई, ही ऑब्जर्व कि ए का एटॉमिक मास और सी का एटॉमिक मास का एवरेज निकालो। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड एवरेज, जिसका भी एवरेज निकालना है उसको अपॉन 2 कर दो। what you will get कि इसको सॉल्व करने पर आपका बी का एटॉमिक मास निकल के आ रहा है। अब फिर से रिकॉल करो मैंने क्या कहा कि ए और सी के एटॉमिक मास का एवरेज निकालो। यू विल फाइंड कि जो इनका एवरेज निकल के आ रहा है ए एंड सी का एवरेज एटॉमिक मास का, इट इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल वन, दैट इज बी हियर। ठीक है, लेकिन अब ये ए बी सी जो है ये तो हमने बस समझने के लिए लिए थे। अब हम जो है प्रॉपरली देखते हैं कि कौन कौन से इन्होंने ब्लॉक्स बनाए थे, तो वो भी बता देती हूँ मैं आपको। चलो, तो डॉबेरेनिया ने ऐसे 4 बॉक्सेस बनाए थे। एक में इन्होंने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम डाला था। एक बॉक्स तो यही बनाया था इन्होंने, इसके एटॉमिक मास लिखे थे यहाँ पे इन्होंने। फिर एक दूसरा बनाया था नाइट्रोजन फॉर्म फॉस्फोरिक आर्सेनिक, एक इन्होंने बॉक्स बनाया था। फिर एक दूसरा बॉक्स बनाया था जिसमें इन्होंने कैल्शियम, स्ट्रैंटियम, बेरियम डाला था। कैल्शियम, स्ट्रैंटियम, बेरियम डाला था। ठीक है, और एक इन्होंने बॉक्स बनाया था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का, और आयोडीन का। यहाँ पे इन्होंने इसके एटॉमिक मास लिखे थे। अब आपको क्या ये याद करना है कि इनके एटॉमिक मास याद करके जाने हैं? तो बिल्कुल याद करके नहीं जाने हैं, आपको ये टेबल भी याद नहीं करके जानी है, लेकिन ये चीज़ आप ज़रूर कर सकते हो कि आप ये जो है ना एक ग्रुप, इसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो आपको बस इतना सा याद करना है, इन नामों को, इन ग्रुप्स को याद कर लेना, इनके एटॉमिक मास याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब हुआ क्या, डॉबेरिनियर बड़े खुश, एक्सपेरिमेंट मतलब ऑब्जर्वेशंस अपनी करे जा रहे पहले
एक ग्रुप को उठाते हैं, उसमें देखते हैं कि हाँ क्या ये चीज़ अप्लाई हो रही है, तो हाँ हाँ हो रही है, यहाँ पे भी हो रही थी, लिथियम सोडियम पोटेशियम में भी हो रही थी। दैट मीन्स लिथियम और पोटेशियम का जो एटॉमिक मास था उनका एवरेज सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर था। तो मैं यहाँ पे लिखती जाती हूँ कि लिथियम के एटॉमिक मास और पोटेशियम का एटॉमिक मास का एवरेज सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर था। यहाँ पे भी था, बहुत सही। अच्छा, क्या इधर था कैल्शियम स्ट्रैंटियम बेरियम में? बिल्कुल था। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में भी था, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में भी था। लेकिन ये ग्रुप या इसको हम ट्रायड बोलेंगे, नॉट ग्रुप, इसे हम ट्रायड बोलते हैं। ये ट्रायड जिसमें आपकी क्या आ जाती है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और आर्सेनिक, इसमें ये ऑब्जर्वेशन अप्लाई नहीं हो पाती है, ये ऑब्जर्वेशन नहीं दिख पाती है। तो इस वजह से ये जो ट्रायड थे जो बनाए थे ये सक्सेसफुल नहीं रहे, क्योंकि जो यहाँ पर वो पैटर्न डालना चाह रहे थे वो उनको नहीं मिला, ये यूजलेस हो गया। सो लेट अस रीड इट फ्रॉम एनसीईआरटी। इन ईयर 1817 जॉन वॉल्फगैंग डोबेरेनियर, ये एक जर्मन केमिस्ट थे, क्या करते हैं, अरेंज करते हैं एलिमेंट को जिनकी एक जैसी प्रॉपर्टीज होती है एक ग्रुप में डालते हैं। अब यही जो ग्रुप्स है जिसमें तीन तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं इसको हम ट्रायड कहते हैं। ही आइडेंटिफाइड सम ग्रुप्स हैविंग 3 एलिमेंट्स ईच। हमने देखा कि एक ग्रुप में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, एक मतलब तीन तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो हम जहाँ पे भी तीन तीन वर्ड को लेते हैं ना, मतलब तीन 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 तीन, तो वहाँ पे हम ट्राई लगाते हैं, ट्राई। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि ये ट्रायड्स बन रहे हैं, ठीक है। अब डोबेरेनियर शोड दैट व्हेन द 3 एलिमेंट्स इन, तो अब यहाँ पे क्या है दैट हर ट्रायड में वो जब उन एलिमेंट्स को उनकी इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में लगाते हैं, तो जो एटॉमिक मास है ना मिडिल एलिमेंट का, इट वाज रफली the average of the atomic mass of the other two elements। सिंपल सी बात है कि फर्स्ट एंड लास्ट वाले का एटॉमिक मास का एवरेज जो है वो मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर था। जैसे यहाँ पे उन्होंने ना ये लिया, क्या कहते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम। तो उन्होंने लिथियम और पोटेशियम का एटॉमिक मास निकाला जो कि सोडियम के जो एटॉमिक मास है उसके बराबर आया। अब आप निकाल के भी देख सकते हो चाहो तो, अदरवाइज आपको कंसेप्ट मैं बता ही चुकी हूँ, तो आप ये चीज़ खुद कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे आपको इनके कुछ ग्रुप्स दे रखे हैं और इन ग्रुप्स में से जो ग्रुप ए है ये ट्रायड तो बना रहा है, ये 3 एलिमेंट्स का ग्रुप तो है, पर ये ट्रायड नहीं है। क्यों ट्रायड नहीं है? क्योंकि ये उस ऑब्जर्वेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, ये उस ऑब्जर्वेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपको जो 3 ट्रायड्स हैं उनकी लिस्ट दे रखी है। जो पहले ट्रायड था जिसमें लिथियम सोडियम पोटेशियम था, ये दूसरा ट्रायड था, ये तीसरा ट्रायड था। यही 3 ट्रायड थे जो कि इस ऑब्जर्वेशन को फुलफिल कर रहे थे, इस ऑब्जर्वेशन को शो कर रहे थे। ये नहीं कर पा रहा था नाइट्रोजन फॉस्फोरस और आर्सेनिक वाला, ठीक है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब हम न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को देखेंगे। इनके लॉ को देखने से पहले अगेन मैं आपको समझाऊंगी कि क्या है ये, फिर देखेंगे। तो यहाँ पे क्या किया हमने, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव को देखते हैं। अब यहाँ पे देखो ऑक्ट वर्ड से आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर हम जो पैटर्न फॉलो करेंगे ना, इट वुड बी रिलेटेड टू एट, वो एट से रिलेटेड होगा, ठीक है। अब न्यूलैंड साइक्लिस्ट है ये हम जान गए हैं। क्या किया इन्होंने, डॉबेरेनियर से ये बहुत इंकरेज हुए कि चलो किसी ने तो कदम रखा। इन्होंने क्या किया, इन्हें म्यूजिक का बहुत शौक था। इन्होंने सारे गा मा पा
धा नी सा। इस नोट को पढ़ा और इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो पहला एलिमेंट है, जो पहला नोट है, वो आखिरी नोट से रिजेंबल हो रहा है। सारे गामा पाधा नी सा, अगेन सा आ गया। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि फर्स्ट नोट is equal to the eighth note, is equal to the eighth note। इन्होंने भी यही सेम ऑब्जर्वेशन की और फिर इन्होंने एलिमेंट्स को भी इसी तरह से लिखा। जब इन्होंने एलिमेंट्स को इस पैटर्न में लिखा, सारों की लिस्ट बना दी, तो ये पहले पर और एट्थ पर सर्किल लगाते गए और देखते गए, अरे यार ये तो बिल्कुल सही बात कही जा रही है, बिल्कुल फर्स्ट और जो एट्थ एलिमेंट है वो मैच कर रहे हैं एक दूसरे से। तो इस तरह से ये बोलते हैं कि, तो ये देखते हैं कि लिथियम लिखा, लिथियम से काउंट करते गए एट्थ एलिमेंट पर आए। द एट्थ एलिमेंट वाज सोडियम। सो ही सेड कि यार बिल्कुल सही, लिथियम और सोडियम तो एक जैसे हैं। तो पहला एलिमेंट और फिर पहले से आठवां एलिमेंट ये जो है एक जैसे आ रहे हैं। फर्दर इन्होंने ऐसे ही किया। इन्होंने अब यहाँ पर बेरिलियम लिया और बेरिलियम से काउंट करते हुए ये एट्थ एलिमेंट पे आते हैं जो कि था मैग्नीशियम। ओ बिल्कुल सही है, मैग्नीशियम और बेरिलियम तो बिल्कुल मैचिंग है, बहुत मैच करते हैं। तो अब ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि हमने इनको फॉलो क्यों नहीं किया, फिर लॉ ऑफ ऑक्टेव को फॉलो क्यों नहीं किया। इसलिए नहीं किया, बहुत सारे रीजन थे। रीजन में पहला रीजन तो ये डाल सकते हैं कि जो न्यूलैंड थे ये ओवर कॉन्फिडेंट बहुत थे। इनका ये मानना था कि 56 एलिमेंट के बाद कोई भी 57 एलिमेंट नहीं आएगा, यानी 56 एलिमेंट के बाद कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आएगा। बेसिकली जब इन्होंने ये स्टडी करी थी तो 56 एलिमेंट एग्जिस्ट करते थे। तो जब इन्होंने 56 एलिमेंट्स को अरेंज किया था, तो जो पहला एलिमेंट इन्होंने लिया था विद द स्मॉलेस्ट एटॉमिक मास, दैट वाज हाइड्रोजन। इसका सबसे कम एटॉमिक मास होता है, इसका लीस्ट एटॉमिक मास होता है। और फिर उन्होंने चलते चलते 56 एलिमेंट जो लिया था दैट वाज थोरियम, जिसका सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास होता है, हाईएस्ट उस समय के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम अभी की नहीं बात करें। तो थोरियम तक उस समय पर एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए थे। थोरियम वाज अ 56th एलिमेंट इन हिज टेबल। बट द थिंग वॉज कि पहला तो ये कि ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट कि नो मोर अदर एलिमेंट वुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। द सेकेंड थिंग वॉज कि जब फर्दर हमने स्टडी करी तो ये देखा कि कैल्शियम के बाद जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो अपने से एट्थ एलिमेंट से मैच नहीं कर रहे। कैल्शियम लिया, कैल्शियम के बाद हमने जितने सारे एलिमेंट्स की स्टडी करी तो उसमें देखा कि उनका फर्स्ट एलिमेंट उनके आठवें एलिमेंट से मैच नहीं कर रहा। मान लो कि कोई एक्स एलिमेंट है जो मैंने नंबर 1 माना है, इससे मैं काउंट करूंगी और किसी वाई एलिमेंट पे आऊंगी जो नंबर 8 है। तो x इज नॉट लाइक दैट ऑफ y से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। दिस ट्रेंड वाज सीन आफ्टर कैल्शियम के बाद। और जैसे जैसे हम हायर एटॉमिक मास की तरफ जाते गए तो यही इशू जो है बढ़ता गया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उससे काउंट करते हुए जो एट्थ एलिमेंट आ रहा है उसकी प्रॉपर्टीज उनसे बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी अपने से फर्स्ट एलिमेंट से। दूसरी प्रॉब्लम मैंने आपको एक प्रॉब्लम ये हो गई, एक ये हो गई कि ये बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट थे कि कोई फ्यूचर में नया एलिमेंट नहीं आएगा। लेटर मैनी एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, क्योंकि 118 एलिमेंट हम पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है बहुत से एलिमेंट्स आए। और जब वो अलग अलग एलिमेंट्स आए तो इन्हों मतलब इनकी टेबल में उनको जगह नहीं मिली। दैट मीन्स वो जो एलिमेंट्स हैं वो लॉ ऑफ ऑक्टेव को फॉलो नहीं करते। मतलब 50 जब फ्यूचर में इन 56 एलिमेंट्स के बाद नए एलिमेंट आते हैं तो वो इस लॉ ऑफ ऑक्टेव को फॉलो नहीं कर रहे थे। ये बात थी। अब एक और बहुत बड़ा इशू था, आप इनकी जरा टेबल देखो। इस टेबल में आप देख सकते हो कोबाल्ट और निकल को एक साथ रखा गया है। अब ये बहुत ही गलत बात है कि कोबाल्ट और निकल को आपने एक साथ रख दिया है
एक ही स्लॉट में, एक ही नोट में, एक ही स्लॉट में और एक ही नोट में। कोबाल्ट और निकल की फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन से बिल्कुल प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी इनको यहाँ रखा गया। रादर इनकी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं आयरन से और इनसे तो ये बहुत दूर है। तो ये तो बहुत ही गलत चीज़ है। पहली गलत चीज़ तो यही हुई कि इनको सेम स्लॉट में रखा गया, और दूसरी चीज़ ये हुई कि इनको सेम नोट में रखा गया। सेम स्लॉट दैट मीन्स एक ही ब्लॉक में डाल दिया गया, और एक ही नोट दैट इज हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ रख दिया गया। उनसे तो उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल मैच नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे अब हम रीड करते हैं एक बार कि क्या क्या प्रॉब्लम थी। इट वॉज फाउंड दैट लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये लिमिटेशंस है, वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। कैल्शियम के बाद जितने भी सारे एर्थ एलिमेंट हैं उनकी कोई भी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं थी अपने से, फर्स्ट एलिमेंट से कोई नहीं मिल रही थी। बस ये लिख लो, एक्स वॉज नॉट इक्वल टू वाई आफ्टर कैल्शियम। नाउ न्यूलैंड ने कहा कि 56 एलिमेंट है, इसके बाद कोई अदर एलिमेंट आएगा ही नहीं। लेकिन फ्यूचर में बहुत सारे अदर एलिमेंट आते हैं और उनको इस लॉ ऑफ ऑक्टेव में जगह नहीं मिल पाती है, क्योंकि उनकी जो उनकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो जो है ये इस लॉ ऑफ ऑक्टेव को नहीं मानते हैं बेसिकली, जो फ्यूचर में अदर एलिमेंट है। तो हुज प्रॉपर्टीज डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ ऑक्टेव में तो ये है कि पहला दूसरा आठवें से मिलेगा, लेकिन जो फ्यूचर में एलिमेंट आता है उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं था कि पहला आठवें से मिलेगा। यानी फ्यूचर में जो एलिमेंट है उसमें ऐसा ट्रेंड नहीं देखा गया कि जो पहला एलिमेंट है वो आठवें से मैच करता हो। नाउ अब इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट इनटू हिज टेबल, अब ये चाहते थे कि नहीं, फ्यूचर में आ रहे हैं एलिमेंट्स पर मुझे तो अपनी टेबल को एकदम फेल नहीं होने देना है, इसको तो मुझे पास करवाना है। तो उन्होंने क्या किया, ये किया कि दो एलिमेंट को एक स्लॉट में डाल दिया, साथ में रख दिया। ठीक है, न्यूलैंड एडजस्टेड टू एलिमेंट्स इन सेम स्लॉट, एक स्लॉट में रख दिया, और ऊपर से जिस स्लॉट में रखा, मतलब जिस नोट में रखा, उस नोट के एलिमेंट्स, उसकी प्रॉपर्टीज ही नहीं मिल रही। दैट मीन्स इस नोट में रखा है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन के नोट में, इससे तो उसकी प्रॉपर्टीज नहीं मिल रही थी, इसकी तो आयरन से मिल रही थी, और आयरन को तो बहुत दूर रखा हुआ है। सो यहाँ पे क्या है कि दैट cobalt and nickel are in the same slot and these are placed in same column as fluorine, chlorine and bromine। बिल्कुल इनसे अलग प्रॉपर्टीज थी आपके कोबाल्ट और निकल की, लेकिन फिर भी इसको उस नोट में डाला गया है। ठीक है, iron which resemble cobalt and nickel in properties has been placed far away from these element। लेकिन इन्होंने और क्या दिक्कत की है कि जिनसे प्रॉपर्टीज मिलती हैं, यानी कि जैसे आयरन हो गया तो उससे तो बहुत दूर रख दिया कोबाल्ट और निकल को। ठीक है, तो लॉ ऑफ ऑक्टेव आगे चल करके बिल्कुल इररिलेवेंट हो जाता है जब नोबल गैसेस आती हैं, क्योंकि नोबल गैसेस लीस्ट रिएक्टिव होती है, वो रिएक्शन ही बहुत कम करती है, तो उनको कहाँ रखेंगे, वो तो रिएक्ट ही नहीं कर रही है, तो यहाँ पे तो आप रख ही नहीं सकते। तो इस तरह से इनकी जो टेबल है फेलियर थी, जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है फेल हुआ। अभी ये और देखते हैं एक चीज़। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, द अटेम्प्ट ऑफ डोबेरेनियर एनकरेज अदर केमिस्ट टू कोरिलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट विद देयर एटॉमिक मास। यहाँ पे हम इन ऑक्टिव मतलब ये न्यूलैंड के बारे में ही जान रहे हैं। मैंने आपको लिमिटेशंस पहले बता दिए थे, लेकिन इनका जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो नहीं बताया था, तो वो बता रही हूँ अभी। इन्होंने क्या किया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे है कि 1866 में एक नए साइंटिस्ट है जॉन न्यूलैंड, एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, जो उस समय पर एलिमेंट्स नोन थे, 56 एलिमेंट नोन थे, उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर पे लगा दिया, यानी कि बढ़ाते गए एटॉमिक मास इस ऑर्डर में। ठीक है, तो द ऑर्डर इन विच वी आर इंक्रीजिंग, दैट मीन्स बढ़ा रहे हैं हम एटॉमिक मास को। ठीक है, एज वी गो डाउन एटॉमिक मास बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले वो पहला एलिमेंट जो रखते हैं दैट वाज हाइड्रोजन, जिसका सबसे कम एटॉमिक मास होता है, लोएस्ट एटॉमिक मास। फिर थोरियम पे आते हैं जो कि उस समय पे 56th एलिमेंट था। ठीक है, ही फाउंड दैट एवरी एर्थ एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। ये देखते हैं कि जो पहला एलिमेंट है उसकी आठवें एलिमेंट से अपने प्रॉपर्टीज मिलती जुलती हैं। फिर ये जैसे एग्जाम्पल के लिए देते हैं कि
सोडियम हो गया और लिथियम हो गया, इनकी एक जैसी प्रॉपर्टीज है। क्यों है? क्योंकि लिथियम इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड इट्स एट एलिमेंट इज सोडियम। लाइक दैट ओनली बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज मिलती है, क्योंकि बेरिलियम है, उसके बाद आठवां एलिमेंट आता है, दैट इज मैग्नीशियम। सो दे रिजेंबल इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये है आपका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, एक इस लाइन को और याद रखना कि आ सकता है डिफाइन न्यूलैंड, डिफाइन द लॉ ऑफ ऑक्टेव। सो he found that every eighth element had properties similar to that of the first. He compared this to octaves found in the music, therefore he called it the law of octave. ठीक है, and it is known as Newland's law of octave. अब यहाँ पे क्या आता है, अब एक नए साइंटिस्ट आए हैं जिनका नाम है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, इसको हम देखेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले इनके बारे में जान ले कि क्या क्या इन्होंने किया था। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने जैसे लिखा मेंडलीव्स, लिखा दिख रहा है, पीरियोडिक टेबल। अब ये पूरे साइंटिस्ट का नाम जो है ना, ये एक रशियन साइंटिस्ट थे, इनका पूरा नाम था दिमित्री इवानोविच मेंडली। इन्होंने क्या किया था कि एलिमेंट्स को अरेंज किया, एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक साथ डाल दिया। तो यहाँ पर ये जो है, जब ये एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, ये देखते हैं कि अपने आप इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में आते जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इन्होंने अपनी जो पूरी स्टडी थी या जो ऑब्जर्वेशन थी या क्लासिफिकेशन का जो बेसिस रखा था, वो रखा था एटॉमिक मास और उनकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, एक पीरियोडिक लॉ दिया, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ कहते से। इस लॉ के मुताबिक जो प्रॉपर्टीज है ना एलिमेंट की, वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है ऑफ देयर एटॉमिक मास। यानी अगर आप एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अरेंज करते जाओगे, एक जैसे प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक साथ रखते जाओगे, तो वो अपने आप ही इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में आ जाएंगे, ये इन्होंने बोला। अब उस समय पर 63 एलिमेंट्स थे जो कि नोन थे, 56 थे न्यूलैंड के टाइम पर, अब वो हो गए थे 63 एलिमेंट्स नोन थे। अब इन्होंने क्या किया, उन 63 एलिमेंट्स को पढ़ने के लिए 63 कार्ड्स बना दिए, 63 कार्ड्स बना दिए। ठीक है, फ्रॉम 1 to 63 ऐसे कार्ड्स बना दिए। अब उन्होंने प्रॉपर्टीज जो उठाई थी एलिमेंट्स की, वो थी कि किस तरह से वो जो एलिमेंट है हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, किस तरह से वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है तो हाइड्राइड बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पे जब वो एलिमेंट को उनके कंपाउंड्स जो कि वो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के रिएक्शन के साथ मिलकर के बनाते हैं, तो उनके बेसिस पे वो अरेंज करते हैं। यानी कि कोई एलिमेंट है, जैसे कि आप बोल लो MgO, तो MgO इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो MgO क्या है, इट इज अ कंपाउंड विच इज मेड आफ्टर द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। तो ऐसे ही इन्होंने बहुत सारे रिएक्शंस करवाए एलिमेंट्स के ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ, कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने पर कैसे तरीके का कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो क्या करते हैं कि जितने सारे कंपाउंड्स उनके पास निकल के आते हैं जो कि एक जैसे फॉर्मूले के होते हैं, उनको वो एक साथ
जैसे इसमें मैंने एक एलिमेंट डाला, इसमें मैंने सारे एलिमेंट्स के मैं जो है नाम लिखती गई। फिर मैंने क्या किया, उनकी प्रॉपर्टीज़ को मैं यहाँ पे लिखती गई, सभी एलिमेंट्स को। मैंने देखा कि यार ये कंपाउंड्स जो बन रहे हैं वो एक जैसे बन रहे हैं, सेम फॉर्मूला है, सेम स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इनको एक साथ रख दिया। ठीक है, क्या किया मैंने, एक साथ रख दिया। कहने का मतलब ये है कि जितने सारे कार्ड्स बनाए थे उसमें वो जो कंपाउंड्स हैं उनके नाम लिखते गए जो बन रहे हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन के बाद। फिर वो देखते हैं कि ये जो सारे कंपाउंड्स हैं ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के बाद एक जैसे जो कंपाउंड्स हैं वो तैयार हो रहे हैं। तो उन्होंने उन सभी कार्ड्स को एक साथ रख दिया। ठीक है, ये इन्होंने किया। अब हुआ क्या, ये देखते हैं कि जैसे जैसे वो एक प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को साथ में रख रहे हैं तो वैसे वैसे वो अपने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली अरेंज होते जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात थी। तो वहां से उन्होंने ये पीरियोडिक लॉ दिया दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक है, तो इसको याद रखना डेफिनेशन को, दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अब यहाँ पर उसके बाद क्या हुआ कि हम देखते हैं अचीवमेंट्स क्या थे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के। एक बड़ी अच्छी चीज ये थी कि मेंडलीव ने ना कोई धोखेबाजी नहीं करी जैसे कि न्यूलैंड ने की थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल दो एलिमेंट्स हैं, एक है कोबाल्ट और एक है निकिल। कोबाल्ट का एटॉमिक मास है 58.9 U और निकिल का है 58.7 U। अब देखा जाए तो पहले क्या आएगा, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास है तो पहले निकिल आएगा फिर कोबाल्ट आएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया कि पहले कोबाल्ट को लिखा फिर निकिल लिखा। रीजन बिहाइंड इट कि वो चाहते थे कि जो एक प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हैं वो साथ में आ सके। इसलिए उन्होंने क्या किया कि ठीक है दिक्कत आ रही है कोई नहीं, हम क्या करेंगे, हम फिर भी चीटिंग नहीं करेंगे। हमने कहा है कि एक जैसे प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट साथ में आएंगे तो ऐसा ही करेंगे हम, चाहे यहाँ पे एटॉमिक मास का जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर थोड़ा बिगड़ जाए। तो उन्होंने 58.9 U दैट इज कोबाल्ट को पहले रखा और निकिल जिसका एटॉमिक मास 58.7 U है उसको बाद में रखा। ऑनेस्टी ये दिखाता है जो न्यूलैंड में शायद नहीं थी। फिर दूसरी चीज क्या थी, ये बहुत ही ज्यादा होशियार साइंटिस्ट थे। इन्होंने पीरियोडिक टेबल जो अपनी बनाई थी उसमें कई कई जगहों पे ऐसे लिख रखा था लाइक एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। तो इन्होंने यहाँ पे एका बोरोन एका एल्यूमिनियम ये क्या लिखा है, देखो बोरोन एलिमेंट उस समय पर डिस्कवर हो चुका था, एल्यूमिनियम भी हो चुका था, सिलिकॉन भी हो चुका था। उन्होंने उन सब के नीचे, इन तीनों के नीचे एक एक ब्लॉक छोड़े थे, बोरोन एल्यूमिनियम सिलिकॉन के नीचे। और ये कहते हैं दीज आर नॉट द डिफेक्ट्स, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेवकूफ़ हूँ मुझे पता नहीं है यहाँ पे क्या भरना है। अभी यहाँ जो भरना है ना वो सारे एलिमेंट डिस्कवर हुए नहीं है, इसलिए अब बोरोन एल्यूमिनियम सिलिकॉन के नीचे जो गैप छोड़े थे उन गैप्स पे इन्होंने क्या किया कि एका बोरोन लिख दिया। जैसे बोरोन के नीचे गैप छोड़ा, मान लो कि ये बोरोन है, ठीक है, बोरोन के नीचे गैप छोड़ा, तो बोरोन के नीचे गैप छोड़ने के बाद इन्होंने लिख दिया एका बोरोन। अभी एका बोरोन क्या है, इन्होंने बताया कि फ्यूचर में कुछ एलिमेंट्स आएंगे, कुछ नए एलिमेंट्स आएंगे जो कि इस जगह पे भरे जाएंगे, इस जगह पे भरे जाएंगे। तो आगे चल के यही हुआ कि एका बोरोन जिसे हम स्कैंडियम कहते हैं, उसके बाद जैसे एका एल्यूमिनियम जो कि एल्यूमिनियम के नीचे लिख दिया था इन्होंने, जिसे हम गैलियम कहते हैं। डबल एल है। फिर एका सिलिकॉन जो है ये जो उन्होंने लिखा था इसकी जगह पे आया
जर्मेनियम। ठीक है, ये आ गए। अब ये यही नहीं कि इतना ही बताते हो, ये एक और चीज बताते हैं, ये बताते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, इसके आगे इन्होंने एक एल्यूमिनियम लिख दिया था, तो इन्होंने उस एक एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास बताया, ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन बताया, और क्लोराइड के साथ उसका रिएक्शन बताया। तो एक एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास था इट वाज 68, जो उसका रिएक्शन हुआ एक एल्यूमिनियम का विद ऑक्सीजन इट वाज E2O3, और जब इन्होंने रिएक्शन किया इस एक एल्यूमिनियम का क्लोरीन के साथ, उन्होंने बोला, मतलब रिएक्शन ही क्या अज्यूम किया, तो इन्होंने कहा कि ये ECl3 आएगा, जो भी फ्यूचर में आएगा, E को हटा के हम Ga लगा देते हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो कुछ अलग चीज़ हो गई है, जो स्ट्रक्चर है वो ये रहता है। अब जब अपना गैलियम आया, इसका एटॉमिक मास देखना, इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखना, उसका क्लोराइड के साथ 69.7 U इसका एटॉमिक मास आया। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो Ga2O3 बिल्कुल एज इट इज है, बस E हटा दो Ga लगा दो, लेकिन स्ट्रक्चरल मतलब जो फॉर्मूला है, मोलिकुलर फॉर्मूला इज वेरी सेम। ECl3 है तो GaCl3 कर दो, GaCl3 कर दो। गट इट? इस तरह से इन्होंने बताया। अब वैसे तो ये टेबल आप लोगों को याद नहीं करनी है, लेकिन अच्छा होगा अगर आप इसे याद करें, क्योंकि इसके लिए एक ट्रिक है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो एटॉमिक मास तो आप इसका याद कर लेना, ये 68 है, ये 69.7 U है। मैं इसका फॉर्मूला जो है ना E2O3 एंड Ga2O3 कह लो, या फिर ECl3 या GaCl3 कह लो, तो उसको याद करने का तरीका बता दूँ। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या रहती है? 3, राइट, 3 रहती है। अब एल्यूमिनियम के साथ में ही तो ये गैलियम है, आप अभी देखोगे कि किस तरह से जो एक ग्रुप में एलिमेंट होते हैं उनका सेम वैलेंसी रहता है। तो गैलियम की वैलेंसी भी 3 है, गैलियम की वैलेंसी भी 3 है। अब आप मुझे बताओ कि जब एल्यूमिनियम Al2O3 बना रहा है तो गैलियम भी तो ये बनाएगा Ga2O3, क्योंकि वैलेंसी तो बिल्कुल सेम है। AlCl3 बनता है जब एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है, तो बताओ GaCl3 बनेगा क्या नहीं बनेगा? बनेगा। ये ट्रिक कह लो या अंडरस्टैंडिंग कह लो, कंसेप्चुअल डिटेल कह लो, व्हाटएवर, ठीक है। अब इतना ही नहीं, मेंडलीव ने एक और चीज बताई कि अभी जो है नोबल गैसेस नहीं आई हैं। अभी नोबल गैसेस क्या होती हैं? जो बड़ी शांत स्वभाव की हैं, दे आर एसिटिक, दे डोंट वांट टू रिएक्ट लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, एंड हेंस दे आर वेरी क्वाइट, बहुत ही कम प्रेजेंट है वो अपने एनवायरनमेंट में, और बहुत ही कम रिएक्टिव है, इसलिए वो बहुत बाद में जाकर के डिस्कवर हुई। तो इस वजह से मेंडलीव जो है वो कहते हैं कि मैंने कुछ बॉक्सेस छोड़े हैं, या मैंने एक ग्रुप बना रखा है, इसमें आप सारे के सारे जो भी फ्यूचर में इनर्ट गैसेस आएंगे उनको डाल सकते हो, बिना मेरी टेबल का ऑर्डर बिगड़ा करके। मतलब मेरी टेबल के ऑर्डर को बिगड़ाने की आपने कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कोई नया एलिमेंट जैसे कोई इनर्ट गैस है उसको डालना है, तो उसके लिए सेपरेट ब्लॉक है, सेपरेट ग्रुप है, उसमें आप डाल सकते हो। अभी मैंने बहुत ओरली रीड किया है, इसलिए अब आपको लाइन टू लाइन रीड करना है। The main credit for classifying the element goes to Dmitry Ivanovich Mendeleev। ये एक रशियन केमिस्ट थे, एक important contributor थे to the early development of periodic table of element, wherein the element were arranged on the basis of their fundamental property. Now here he took two fundamental property, एक तो था atomic mass और एक था similarity of chemical properties। देखते हैं क्या किया। मेंडलीव ने 63 एलिमेंट्स उस समय पर जो अपने नोन थे, ठीक है,
तो उनके साथ उन्होंने अपनी जो स्टोरी है, अपनी कहानी है, अपनी क्लासिफिकेशन को शुरू किया। उन्होंने ये देखा कि जो एटॉमिक मास का रिलेशन है ना बिटवीन द एलिमेंट and their physical and chemical properties. So he examined on that. He studied, yeah, he examined the relationship between the atomic masses of the element and their physical and chemical properties. केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो उन्होंने कंसंट्रेट किया कि किस तरह से कोई एक एलिमेंट हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कंपाउंड बना रहा है। ही सिलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज दे आर वेरी रिएक्टिव। क्यों हाइड्रोजन ऑक्सीजन चुने? बहुत रिएक्टिव होते हैं वो, ठीक है, और बहुत अलग अलग कंपाउंड्स बना सकते हैं, फॉर्म कंपाउंड विद मोस्ट ऑफ द एलिमेंट है। तो मतलब ज़्यादातर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये बड़े अशांत हैं, इनको बस रिएक्शन करने किसी भी एलिमेंट के साथ कर लेते हैं बहुत आराम से। दे आर वेरी फ्री टू डू रिएक्शन विद एनी ऑफ द एलिमेंट, राइट। जो फॉर्मूला है ना हाइड्राइड्स का एंड ऑक्साइड का फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट वो ट्रीटेड एज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट फॉर इट्स क्लासिफिकेशन। क्या मतलब है इसका? देखो कोई भी एलिमेंट है वो या तो ऑक्साइड बनाएगा या हाइड्राइड बनाएगा, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि एल्यूमिनियम के आगे आपने क्या लिख दिया? Al2O3। आपने जब गैलियम का मतलब गैलियम के बारे में, जब गैलियम का रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ तो आपने क्या लिखा? Ga2O3। अच्छा मुझे बताओ Ga2O3 अलग है और MgO2 अलग है, तो ये हो गए ना, है तो ऑक्साइड्स, लेकिन चूंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग है तो ये अलग प्रॉपर्टीज डिस्प्ले करते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या आता है कि ही देन टुक 63 कार्ड्स। ये 63 कार्ड्स लेते हैं और सभी कार्ड्स पर ये जो भी प्रॉपर्टीज है हर एक एलिमेंट की वो लिखते जाते हैं, ठीक है। तो एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक कार्ड पे, फिर दूसरे की दूसरे कार्ड पे, इस तरह से ना। उसके बाद सभी प्रॉपर्टीज को लिखने के बाद ही देखते हैं कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो जो सब प्रॉपर्टी, जो एलिमेंट्स एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले थे उनको एक साथ वो वॉल पर पिन कर देते हैं। ये क्या ऑब्जर्व करा उन्होंने ऑब्जर्व किया कि दैट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट गॉट अ प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। ज्यादातर सभी एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में जगह मिल जाती है, यानी कि ज्यादातर एलिमेंट जो है वो यही सेम कैरेक्टरिस्टिक या फीचर शो करते हैं कि हम अपनी जैसी जो प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट है उनके साथ जाना पसंद करेंगे। सब एलिमेंट यही बोलते हैं और ऐसे ही जो मेडली वे करते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है कि एक चीज तो ये कि ज्यादातर सभी एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में जगह मिल जाती है, यानी वो किसी ना किसी के साथ जो है एक जैसे प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। साथ में ही जब उन एलिमेंट्स को रखा जाता है सो दे वर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, अपने आप कि वो अपने आप ही जो है अपने आप इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में मतलब चले जाते हैं, ठीक है। It was also observed that there occurs a periodic recurrence of the element with similar physical and chemical properties। एक जैसे properties वाले element जो है वो बार बार रिकर करते हैं, रिपीट हो रहे हैं और इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में है। तो अगर इतनी बात समझ नहीं आई हो तो बस एक पीरियोडिक लॉ है जैसे आपको याद करना है। वो डेफिनेशन इजी है, एग्जाम में अगर आती है तो डिट्टो के डिट्टो आपको वो लिखती होगी। दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। इसको समझा भी देती हूँ आपको वर्ड टू वर्ड। जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है वो क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन यानी कि रिकरेंस है, रिपीटेशन है उनके एटॉमिक मास का। यानी कि अगर आपके पास कुछ एलिमेंट है वो अपने आप को एक पैटर्न में अरेंज कर लेंगे ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड दैट टू सारे एलिमेंट एक जैसे प्रॉपर्टीज के होंगे। अगर मेरे पास है मान लो कुछ एलिमेंट, लेट अस से मेरे पास है कुछ एलिमेंट्स A B C D, तो मैं कहूँगी कि यार ये सारे तो एक प्रॉपर्टीज वाले हैं, ठीक है, और प्लस इनका एटॉमिक मास भी बढ़ता हुआ है। तो ये तो हो गया कि जो प्रॉपर्टीज है ना किसी भी एलिमेंट की वो क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक मासेस का। ये डेफिनेशन याद करने में आसान है, ठीक है। तो अब तो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम आगे क्या था। अचीवमेंट्स ऑफ, हाँ ये तो आपको दे रखी है उनकी मेनलीव्स पीरियोडिक टेबल।
Let us look at the achievements of Mendeleev's periodic table. While developing the periodic table, there were a few instances. कई बार ऐसा हुआ कि मेंडलीव को थोड़ा सा स्लाइटली ग्रेटर एटॉमिक मास वाला जो एलिमेंट है उसको पहले रखना पड़ गया विद स्लाइटली लोअर एटॉमिक मास, मतलब जो छोटा है उसको बाद में रखा, बड़ा एटॉमिक मास वाले को पहले रख दिया. कई बार ऐसा हुआ. द सीक्वेंस वॉज इन्वर्टेड, तो जो सीक्वेंस है वो इन्वर्ट हो गया क्योंकि द सीक्वेंस इज कि यू हैव टू गो इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास. दैट मीन्स सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा. दिस इज द वे, राइट. तो यहाँ पे ऑर्डर रिवर्ट हुआ. एग्जाम्पल देख लो, जैसे कोबाल्ट है, इसका एटॉमिक मास 58.9 है. इसको पहले रखना पड़ा बिफोर निकिल. इट वॉज केप्ट. निकिल का एटॉमिक मास है 58.7 यू. दिस वॉज डन सो दैट एक प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट जो एक साथ रखा जा सके. सो ये दिखाता है ऑनेस्टी मेंडलीव की, एंड यही चीज थी जो लैक थी, थोड़ी कम थी इन न्यूलैंड. ही चीटेड पीपल. फर्दर मेंडलीव लेफ्ट सम ग्रुप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल. कुछ गैप्स छोड़े थे, मैंने बताया था ना आपको. अब इन गैप्स को डिफेक्ट नहीं माना जाएगा. मेंडलीव ने ये कहा कि कुछ फ्यूचर में एलिमेंट्स आएंगे जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं. मेंडलीव ने उनका नाम कैसे रखा कि मेंडलीव ने उनसे पहले जो एकदम एकदम पहले वाला जो एलिमेंट है ना उसको ही डिट्टो कॉपी कर दिया और उसके आगे एका लगा दिया. जैसे एका एल्यूमिनियम है तो एका एल्यूमिनियम विच इज गैलियम, इसके ऊपर क्या आता है, इसके ऊपर आता है एल्यूमिनियम. तो उन्होंने क्या किया, एल्यूमिनियम को ही उस ब्लॉक में डाल दिया और उसके आगे एक और लगा दिया. ठीक है. दैट मीन जिस एक एल्यूमिनियम का मतलब है कि इस ब्लॉक में जो एलिमेंट है उससे एक पहले वाला एलिमेंट है एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम. So what he did that Mendeleev named them by prefixing a Sanskrit numeral eka to the name of the preceding element. जो ब्लॉक छोड़ा है उसके आगे वाला जो एलिमेंट है उससे जो प्रिसीड, आगे आगे नहीं, पिछला वाला मतलब प्रिसीड करने वाला पहले वाला जो एलिमेंट है उसके आगे उन्होंने एका लगा दिया. ठीक है. फॉर इंस्टेंस स्कैंडियम हो गया, गैलियम हो गया, जर्मेनियम हो गया. इनको बहुत बाद में डिस्कवर किया गया, बहुत बाद में हुए थे ये. इन जैसे जो स्कैंडियम है उसकी प्रॉपर्टी किससे मिलती है, एका बोरोन से. गैलियम एका एल्यूमिनियम से. जर्मेनियम एका सिलिकॉन से. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्कैंडियम हो गया, गैलियम हो गया, जर्मेनियम हो गया. इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये किनसे मिलती है, इनकी प्रॉपर्टीज मिलती है जैसे स्कैंडियम की एका बोरोन से, गैलियम की एका एल्यूमिनियम से, जर्मेनियम की एका सिलिकॉन से. और इसका एक एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में भी है. ठीक है. Now, scandium was equivalent to eka boron, gallium was eka aluminium, and germanium was eka silicon. ठीक है. अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है दैट एक एल्यूमिनियम है जैसे, तो गैलियम है ना, आज के टाइम में हम गैलियम कहते हैं उसे. इनकी प्रॉपर्टीज देखो, एक एल्यूमिनियम की ये सारी प्रॉपर्टीज है और गैलियम की ये सारी प्रॉपर्टीज है. इनका एटॉमिक मास बहुत रिजेंबल करता है, इनका फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड रिजेंबल कर रहा है और इनका फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड भी रिजेंबल कर रहा है. एक एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 68 यू है तो गैलियम का 69.7 यू है. फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड देखा जाए एक एल्यूमिनियम का तो E2O3 एंड दैट इज गैलियम का भी सेम है, बस E को हटा के Ga लगाना है, दैट इज Ga2O3. फिर फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड तो ECl3, कुछ नहीं, गैलियम में भी आपको E हटा के Ga लगा देना है, GaCl3. नाउ this provided convincing evidence for both the correctness and the usefulness of Mendeleev's periodic table. Further, it was extraordinary success of Mendeleev's prediction that led chemists not only to accept his periodic table but to recognize him as a father of the concept of on as the father as the originator of the concept on which it is based. Now, नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये तो बहुत बाद में आई थी, राइट. आज हम इनके बारे में पढ़ते हैं बट ये बहुत बाद में आई थी. ये गैसेस जो थी बहुत लेट आई थी. ये इनर्ट गैसेस थी जो कि बहुत ही लो कंसंट्रेशन में होती है और ये नोबल गैसेस कहलाती है. तो ये जो गैसेस हो गई आपकी, जैसे एका सॉरी
हीलियम, नाइट, नियॉन, आर्गन, दे आर वेरी वेरी क्वाइट एसिटिक है, ये बहुत लो कंसंट्रेशन में है और बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होती है ये। द टू रीजंस दे डिस्कवर्ड वेरी लेट वर, पहला इनका लो कंसंट्रेशन अपने एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम है, और दे आर वेरी वेरी लेस रिएक्टिव, दे आर लीस्ट रिएक्टिव, रिएक्शन करना ही नहीं पसंद करती है, शांत है, अपनी वैलेंसी पूरी करके बैठी है, ऑक्टेट पूरा करके बैठी है और ड्यूप्लेट पूरा करके बैठी है। वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ पेनलीस पीरियोडिक टेबल वाज दैट इन्होंने कहा कि ये गैसेस आएंगी फ्यूचर में, दे कुड बी प्लेस्ड इन द न्यू ग्रुप, इनको एक ग्रुप में डाला जा सकता है मेरी टेबल में विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर, इस ऑर्डर को नहीं बदल करके आप एक अलग ग्रुप में इनको डाल सकते हो, आई हैव गिवन द प्लेस फॉर दैट। ठीक है, लिमिटेशंस क्या थे, क्यों हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मतलब ठीक है बहुत अच्छी थी, लेकिन आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, वो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल से अलग है, तो ऐसा क्योंकि हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ जाना पड़ा, मेंडलीफ की टेबल को हमने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, देखेंगे अभी। अब यहाँ पे हम देखते हैं इनकी लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में पहली लिमिटेशन आती है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अब जो हाइड्रोजन है ये अल्कली मेटल से बहुत रिजेंबल करता है। अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, अल्कली मेटल्स जैसे सोडियम या लिथियम या पोटेशियम, ठीक, अल्कली मेटल्स ही बहुत रिजेंबल करता है, क्योंकि जब ये फॉर्मूला बनाता है, जैसे कि हमने कहा था, मेंडलीव ने कहा था, हमने नहीं कहा था, कि मैं ये देखूंगा कि हाइड्रोजन के साथ कैसा रिएक्शन कर रहा है, मतलब जो भी एलिमेंट है वो हाइड्रोजन के साथ कैसा रिएक्शन कर रहा है ना। तो जब हमने क्लोरीन लिया और ऑक्सीजन लिया और सल्फर लिया, तो हमने क्या देखा कि क्लोरीन के साथ जब हाइड्रोजन रिएक्ट करे तो HCl बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ करे तो H2O बना रहा है, और सल्फर के साथ करे तो H2S बना रहा है। आपको ये पता है फॉर्मूलाज बनाने कैसे आते हैं। अब जब हमने ये देखा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अल्कली मेटल लो, सोडियम, जब सोडियम रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ तो वो भी NaCl बना रहा है, यानी कि इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो इससे रिजेंबल कर रहा है, वो भी Na2O बना रहा है, सोडियम ऑक्साइड, देखो बिल्कुल रिजेंबल कर रहा है यार ये तो इससे। और यहाँ पे भी जब आपने Na2S बनाया तो ये देखो बिल्कुल रिएक्ट, मतलब बिल्कुल मैचिंग मैचिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हाइड्रोजन का इज सिमिलर टू दैट ऑफ द सोडियम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि आप कह सकते हो कितने उसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, कितने उसमें खुद एलिमेंट अपने मॉलिक्यूल रख रहा है, तो वो एकदम सेम सेम जा रहा है यहाँ पे, है ना। देखिए आपको ये पता चल रहा है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको हम सोडियम लिथियम इनके साथ रखें, है ना, या फिर हम इसको हैलोजेंस के साथ रखें। हैलोजेंस क्या होते हैं, हैलोजेंस जैसे कि क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, ठीक है, आयोडीन, ये जैसे हो गए, तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इनके साथ रखें, ये भी एक क्वेश्चन है। अब आप क्यों इनके साथ रखना चाहते हो, क्यों हम हैलोजेंस के साथ हाइड्रोजन को रखना चाहते हैं, देखो let us look at the valency of chlorine, that is 2,8,7, its valency is 2,8,7, it needs 1 इलेक्ट्रॉन, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि इसको 2,8,8 बना दे और इसका ऑक्टेट पूरा कर दे। ना लेट्स लुक एट हाइड्रोजन, जिसको क्या चाहिए, जिसके जो आउटर मोस्ट शेल उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, इट ऑल्सो नीड 1 इलेक्ट्रॉन सो दैट ये बन जाए ड्यूप्लेट। अब देखा जाए तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज को ले रहा है, ये नेगेटिव चार्ज को ले रहा है,
लेकिन फिर भी आपने इसको किससे दूर रखा है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से दूर रखा है, आपने इसको एल्कली मेटल्स के साथ रखा है क्योंकि फॉर्मूला एक जैसा बन रहा है। तो इसकी पोजीशन थोड़ी क्या रहती है, कंफ्यूजन वाली रहती है कि भाई कहाँ रखे इसको, ये बेचारा जो है अकेला बैठा रहता है। ठीक, अब यहाँ पे इसको आप डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के साथ भी रख सकते हो। अब डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में क्या आते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो आते ही है, उसके अलावा जैसे फ्लोरीन होता है वो भी आता है, ऑक्सीजन भी आता है ना, और ये सब आते हैं। ठीक है, ये सारे आते हैं। द थिंग इज कि इसको इन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के साथ रखें या हेलोजेंस के साथ रखें या फिर हम इसको अल्कलीज के साथ रखें। तो 3 जगह है जहां पर ये जा सकता है, लेकिन ये कौन सी जगह पे जाता है, ये जाता है अल्कली मेटल्स के साथ। ठीक है, एक तो प्रॉब्लम यही थी। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि उस समय पर आइसोटोप्स नहीं आए थे, उस समय पर आइसोटोप्स नहीं आए थे। अब लेटर ऑन क्या हुआ कि आइसोटोप्स तो डिस्कवर हुए, अभी आइसोटोप्स नहीं आए, लेकिन अब क्या हुआ, एक तो दिक्कत यही थी कि उस समय तो आइसोटोप्स नहीं आए थे जब इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी, लेकिन लेटर ऑन आए आइसोटोप्स। तो साइंटिस्ट ने कहा चलो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल तैयार है उसमें रख देते हैं, बट जब रखने बैठे तो ये देखा कि आइसोटोप्स की प्रॉपर्टी क्या है, पहले तो आप ये देखो, डिफरेंट एटॉमिक मास बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब बस यही हो गया हमारा पंगा। क्या हो गया, साइंटिस्ट जी ने एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टीज इन दो चीजों को क्या माना था कि इन दो चीजों के बेसिस पे मैं एलिमेंट्स को कैटेगराइज करूंगा। अब जब ये आइसोटोप्स की बारी आई तो आइसोटोप्स पे क्या था कि अगर आप केमिकल प्रॉपर्टीज के ऑर्डर में लगा रहे हो एलिमेंट्स को तो डिफरेंट एटॉमिक मास वाले साथ में रख दिए जाएंगे। ठीक है, लेट्स से एक है एलिमेंट ए जिसका एटॉमिक मास है एक्स, एक दूसरा एलिमेंट है जिसका नाम है ए डैश, दैट मीन्स वो दूसरा एलिमेंट है लेकिन वो प्रॉपर्टीज ए वाली ही शो कर रहा है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन उसका एटॉमिक मास बिल्कुल अलग है, वाई है। अब क्या करें, अब इन्हें साथ में रखें या अलग अलग रखें, क्योंकि इनका एटॉमिक मास अलग जा रहा है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम जा रही है, तो क्या करें, दिक्कत तो है ही। तो इनको आइसोटोप्स को कहाँ रखें मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, यही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन। अब एक दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, तीसरी, ये दूसरी हो गई, अब तीसरी। आपने एक एलिमेंट लिया ए, इसका एटॉमिक मास है 10, ठीक है, इसका एटॉमिक मास है 10, और एक दूसरा एलिमेंट लिया बी जिसका एटॉमिक मास है 23, ठीक है। इसके बाद ये वाला एलिमेंट आ रहा है, बिल्कुल सही कहा, लेकिन हो सकता है कि इन दो एलिमेंट्स के बीच में कुछ और एलिमेंट्स भी आए, कुछ और एलिमेंट्स भी आए, आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट तो कितने भी आ सकते हैं। हो सकता है कि 10 के बाद एक दूसरा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास हो 12, लेकिन अभी तक वो डिस्कवर नहीं हुआ हो, है ना। लेकिन द क्वेश्चन इज कि दो एलिमेंट्स अगर हम उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में लगाते हैं तो ये बहुत ही कंफ्यूजन रहता है कि उनके बीच में कितने और एलिमेंट्स आ सकते हैं, उनके बीच में कितने और एलिमेंट आ सकते हैं, ये कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि ये तो इरेगुलरली बढ़ रहा है ना एटॉमिक मास। अगर होता कि 10 के बाद सीधा 11 आ रहा है, फिर 11 के बाद 12 आ रहा है, फिर मान लो 12 के बाद सीधा 13 आ जाता, सीधा 14 आ जाता, तो हमें पता होता कि नहीं 13 आएगा, मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर फिक्स बात है कि एक एलिमेंट आएगा 12 और 14 के बीच में। लेकिन यहाँ पे पता ही नहीं है कि इन दो के बीच में कितने आएंगे, हो सकता है कि एक ही है जिसका एटॉमिक मास हो 12, हो सकता है 5 आ जाए, हो सकता है 6 आ जाए, कितने आएंगे नहीं पता। तो दो, मतलब अगर आप एटॉमिक मास लेकर के चलते हो ना तो उनके बीच में कितने और नए एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो एटॉमिक मास है वो इरेगुलरली बढ़ता है, इरेगुलर वे में बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, दैट आइसोटोप्स ऑफ ऑल एलिमेंट पोज अ चैलेंज टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल,
अनदर प्रॉब्लम वाज दैट जो एटॉमिक मास था वो इरेगुलर मैनर में बढ़ता है, इट डजंट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट। हो सकता है कि एक का अगर एटॉमिक मास 2 है तो जो उसके अगले वाला है तो उसका 12 निकल जाए। तो इट वॉज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू एलिमेंट। दो एलिमेंट के बीच में कितने एलिमेंट आएंगे ये नहीं बताया जा सकता था एटॉमिक मास के थ्रू, स्पेशली व्हेन वी कंसिडर द हेवियर एटॉमिक मास। अब हेवियर एटॉमिक मास में तो और दिक्कत होती थी। आप भी देखो, आपको 100 तक काउंटिंग याद करना आसान है, 100 के बाद वाली ऑब्वियसली 100 तक ही आप आसानी से याद कर सकते हो, 100 के बाद वाली तो कितनों को याद होगी, है ना। तो यही बात है कि जितना एटॉमिक मास बढ़ता जाता है उतना ही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे आप हेवियर एलिमेंट्स की तरफ जाओगे और मुश्किल होता जाएगा दो एलिमेंट्स के बीच में कितने और एलिमेंट आएंगे वो बताना, अगर आप एटॉमिक मास को लेकर के चलते हो तो। ठीक है, अभी यहाँ पे स्टार्टिंग से मैंने आपको लिमिटेशंस रीड नहीं करी है तो फिर एक बार कर देती हूँ। तो देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल दैट ऑफ एल्कली मेटल्स। अच्छा, अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन आ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है एल्कली मेटल्स की। जैसे सोडियम की इट इज 2,8,1। नाउ अगर आप देखो तो उसकी वैलेंसी क्या है, 1 है, दैट मीन्स इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन। अगर आप हाइड्रोजन की देखो तो इट इज जस्ट 1, इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी बात है। सो देखा जाए तो वैलेंसी इसकी भी 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी भी 1 है। तो कहाँ रखें इसको, एल्कली मेटल्स के साथ रखें या फिर अगर आप देखो तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, इनके साथ रखें, क्योंकि देखा जाए तो इनकी वैलेंसी भी 1 है और ये भी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं जस्ट लाइक हाइड्रोजन। ठीक है, या फिर उसको आप केवल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के साथ रखो, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ये सभी होते हैं, कहाँ रखो उसको, बहुत दिक्कत है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हाइड्रोजन की वो एल्कली मेटल से भी मिलती है, 2,8,1 जैसे मैंने दी, जैसे लिथियम की है 2,1। तो द आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है 1, दैट मीन्स ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि लाइक अल्कली मेटल हाइड्रोजन कंबाइंड विद हैलोजेंस, ऑक्सीजन, सल्फर। हैलोजेंस क्या होता है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर द हैलोजेंस। तो जैसे कि अल्कली मेटल्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं हैलोजेंस के साथ, ऑक्सीजन के साथ या सल्फर के साथ कंबाइन होके, वैसे ही ये भी फॉर्म करता है हाइड्रोजन। अब दूसरे हैंड पे देखा जाए तो हाइड्रोजन हैलोजन से भी मिलता है, क्योंकि ये एक डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैसे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब में क्या है, 2 2 2 लग रहा है, ये सारे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं और यही सारे आपके हैलोजेंस भी कहलाते हैं। इट कंबाइंस विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। अब जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, ये सब नॉन मेटल्स हैं और ये जब रिएक्ट करते हैं दूसरे मेटल्स के साथ या दूसरे नॉन मेटल्स के साथ तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। वैसे ही हाइड्रोजन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कहाँ रखें इसको, ये दिक्कत थी। फिर अब नो फिक्स पोजीशन कैन बी गिवन टू हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, ये आपको दिख गया, ये पहली लिमिटेशन थी। दूसरी, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड लॉन्ग आफ्टर द मेंडलीव हैड प्रपोज्ड द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। बहुत लेट में आए थे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते थे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हो लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास हो। ठीक है, तो आइसोटोप्स में क्या है, एटॉमिक मास अलग है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। तो बड़े कंफ्यूज हुए साइंटिस्ट किया, मेंडलीव की टेबल पे तो नहीं रखे जा सकते ये, क्योंकि अगर देखा जाए अगर आप सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उनको रखने की कोशिश करो तो सबके एटॉमिक मास बिल्कुल अलग अलग से हो जा रहे हैं, कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है एटॉमिक मास का, सारा इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का ऑर्डर बिगड़ रहा है। ये थी, ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाला अच्छे से याद करना कि हाइड्रोजन अल्कली मेटल से रिजेंबल करता है क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल अल्कली मेटल्स के जैसी है। ठीक है, तो जैसे अल्कली मेटल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और मतलब हैलोजेंस और ऑक्सीजन और सल्फर के साथ मिलकर के जो कंपाउंड बना रहे हैं वो ये भी बना रहे हैं वैसे के वैसे। ये हैलोजन से भी रिजेंबल करता है, हैलोजेंस आर ऑलवेज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, हैलोजेंस ही आपके डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हैलोजन जो है ये एक हैलोजन भी है क्योंकि ये हमेशा H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये तो हैलोजन भी है क्योंकि ये इसका डायटोमिक मॉलिक्यूल है। और हैलोजन की एक अलग प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ। तो ये दिक्कत थी।
ठीक है। मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ द क्योस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसको हम देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इंतजार कीजिए और इस वीडियो को अच्छे से समझिए, देखिए, और कोई भी अगर डाउट हो तो मुझसे बिना झिझके, बिना किसी मतलब इंतजार के पूछ लीजिए, ठीक है। थैंक यू।